प्रोडक्शन एक आपका दे दूं कि मैं आपको ई कॉमर्स का मेंटोर, ई कॉमर्स का गुरु मानता हूं। आपने ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस उस टाइम पे स्टार्ट की कि जिस टाइम पे हमने ई कॉमर्स का नाम ही नहीं सुना हुआ था। और जितने भी, मैं पाकिस्तान में अगर कहता हूँ ना कि जिस तरह इंडिया में अशनीर अशनीर है, तो पाकिस्तान का मैं आपको अशनीर कहता हूँ, क्योंकि धंधा अगर किसी ने बनाया है और धंधा किसी को बनाने आता है पाकिस्तान में, तो वो आपको आता है। हमारी मुलाकात तो बड़ी कम होती है, लेकिन मैं आपकी हर पॉडकास्ट, हर पोस्ट, आप क्या कह रहे हैं, आप फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, हर चीज़ को थॉरली फॉलो करता हूँ। आपका कोई छोटा सा मीटअप होता है और उसकी कोई छोटी सी भी वीडियो आती है तो मैं उसको फॉलो कर रहा होता हूँ। तो ये मेरी बदकिस्मती है कि आप हैं कराची के। अगर आप होते ना इस्लामाबाद में होते या लाहौर में होते, मैं आपके चरणों में बैठा होता कि यार धंधा बनाना सिखाए। तो सबसे पहले पॉडकास्ट को आगे चलाने से पहले मुझे थोड़ी सी आपका जो अर्ली स्टेज है कि आपने ये सोचा कैसे, ये टेलीमार्ट आया कैसे आपके माइंड में, और इतनी मुश्किल मार्केट प्लेस कि पूरी दुनिया विदाउट एनी फंडिंग इसको सोच भी नहीं सकती। अरबों रुपए की फंडिंग चाहिए होती है आपको, बैक एंड पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, बहुत बड़ी वीसीस चाहिए होते हैं इस तरह की मार्केट प्लेस के बारे में सोचने के लिए भी। और आप इतने सालों से, और वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री में, एक तो हो कि ग्रोइंग स्टेज के ऊपर हो और ई कॉमर्स में भी बड़ी ग्रो कर रही हो। जिस वक्त शायद आपने स्टार्ट किया होगा 0.2 या 0.5% तो टोटल ई कॉमर्स की मार्केट थी। उस टाइम में आपने इतनी टैग भी इंट्रोड्यूस करवाई, एक मार्केट प्लेस भी बनवाई, इतने बड़े बड़े जॉइंट्स, आपको भी पता था इतने बड़े बड़े जॉइंट्स ने आना है। तो क्या सोच के ये मार्केट प्लेस ओपन की थी, और आपकी एज क्या थी, और थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में? यार मैंने जो है, आई एम 32 नाउ, मैं अभी 32 साल का हो गया हूँ अक्टूबर में। माशाल्लाह। मैंने जो है काम स्टार्ट किया 2012 के एंड में। 12 में? सही, 12 के एंड में काम स्टार्ट सच्ची बात है इसलिए किया था, कोई एज सच दिल नहीं था काम स्टार्ट करने का, लेकिन एक सिनेरियो था फैमिली में कि यार मेरे फादर एक बिज़नेस रन करते थे। वो एक बहुत बड़ी मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के चेयरमैन थे, फाउंडर चेयरमैन। अच्छा, नाम बता सकते हैं कौन सा? यूनाइटेड मोबाइल उसका नाम अच्छा, था। यूनाइटेड मोबाइल के फाउंडर चेयरमैन थे मेरे वाले अच्छा, साहब से। अब आपके हाँ, फादर तो थे, हाँ, माशाल्लाह। तो मेरे फादर पाकिस्तान के पहले आदमी थे जिन्होंने मोबाइल फ़ोन का काम किया। Nice. सही है, 91 से वो मोबाइल फ़ोन का काम कर रहे हैं। मेरी पैदाइश भी 91 की है। तो जिस तरह लोग बच्चे खिलौने देखते हैं ना बचपन में, मैंने ऐसे फ़ोन्स देखे। अच्छा। ठीक है, तो मैंने फ़ोन्स ही देखे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस उस पर थे। फिर करते करते 2001 में उन्होंने जब यूनाइटेड स्टार्ट की, फिर जाहिर सी बात है यूनाइटेड ने एक बूम देखा। एक टाइम ऐसा भी था कि ये कंपनी यूनिलीवर पाकिस्तान से बड़ी थी। सही है, मीना के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स में थी, पूरे मीना के। सही है, और पागलों की तरह फ़ोन बिकता था। आप मतलब वो वाला टाइम था कि वो लोग कहते थे यार किसका आपको मुल्क की जो है वो चाहिए ना, आप बाहर चले जाए नेशनलिटी ले लें। हम थोड़ा हैवी पाकिस्तानी, तो हम थोड़ा ज़्यादा स्टिक करना चाहते थे पाकिस्तान को। बाकी सारे पार्टनर्स जो थे वाले साहब के, उन्होंने किसी ने कहीं की नेशनलिटी ली, किसी ने कुछ किया। तो वो कंपनी अचानक 2012 में हाईजैक हुई। वो पार्टनर्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने कंपनी हाईजैक कर ली। वी वेंट टू द कोर्ट। बड़ा अजीब सा फिल्मी सीन था कि यार पैसे कुछ नहीं पड़े हुए, क्योंकि वाले साहब की आदत थी वो कंपनी के बैंक अकाउंट यूज़ करते थे, हर चीज़, चेक बुकें भी वहीं पड़ी हैं, पैसे कुछ भी नहीं थे। अच्छा। तो अल्लाह अल्लाह करके इसी तरह वो हुए, कोर्ट में केस किया, हम जीत गए केस। ज़ाहिर है एक बड़ी सिंपल सी चीज़ थी कि चेयरमैन को आप निकाल नहीं सकते कंपनी से। हाँ। सही है, तो वी वेंट टू द कोर्ट। हमने बोला यार पैसे देते, हमें कंपनी नहीं चाहिए। तो हमने जब आज भी वो कोर्ट पे चल रहा है माशाल्लाह केस, वो जीता हुआ केस चलता रहता है। अच्छा। लेकिन हमें कुछ एक अमाउंट मिल गई वहाँ से। तो वो जो पार्शियल पेमेंट हमें एक मिली कि यार ये आपके सेटलमेंट की कुछ पेमेंट है, तो हमने सोचा यार कुछ करते हैं। मैं घर में पढ़ा हूँ, सही है, मेरी बहन सबसे बड़ी, फिर मैं भाइयों में पढ़ा हूँ। तो ज़ाहिर है मेरे ऊपर एक वो चीज़ भी है कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कुछ करना है। मैं उस टाइम पे एक कराची का इदारा है CBM, उसमें मैं पढ़ रहा था, बैचलर्स कर रहा था अपना, दूसरा साल था मेरी BBA का। अच्छा। तो एज मैंने क्या होगी? अराउंड 19 20? या 21। 21। सही है। अच्छा। तो 91 की पैदाइश 2012 में 21 था। तो मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, फिर काम स्टार्ट किया। फिर मेरा एक स्टार्ट से एक मोटिव था बड़ा क्लियर कि यार मुझे ऐसा कोई काम करना है कि मैंने वाले साहब को एक पोजीशन पे देखा है। सही है, वो एक इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर चेयरमैन थे। सही, तो मैं चाह रहा था यार कोई ऐसी कंपनी बनाई जाए कि जहाँ वो बोल सकें इज्जत से यार ये मेरी कंपनी है। सही है, जैसे वो पहले बोलते थे। तो इसलिए फिर मैंने बोला यार कुछ काम करते हैं। तो पहली चीज़ जो दिमाग में क्लिक की, मैंने बोला यार मोबाइल फ़ोन होलसेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यही समझ आ रहा है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अलावा ना हमें कोई जानता था, ना हमें कुछ आता था। अब मैं खुद वैसे इन्वॉल्व नहीं था बिज़नेस में कभी भी पहले यूनाइटेड के टाइम पे। तो मैंने बोला यार मुझे समझ तो नहीं आ रही है, लेकिन ट्राई करते हैं। हमने हल्का फुल्का काम स्टार्ट किया। फिर उस टाइम पे जो जिस तरह के उस वक्त जो कुछ ऑनलाइन स्टोर्स थे, 2-3 ऑनलाइन स्टोर जो काम करते थे, केमो काम करता था और इस तरह के 2-3 छोटे नाम थे।
हम उन सब के सप्लायर थे। अच्छा, मैं उनको उन सबका मोबाइल्स आप वेंडर provide मैं उन सबका वेंडर बन गया था मोबाइल टैबलेट का। तो मैं इनको देख रहा था कि किस तरह काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं 2009 से आज आपको दिखता होगा यार, लोग अमेज़ॉन की भी बातें करते हैं, दूसरी बातें करते हैं। मैं 2009 से अमेज़ॉन का बायर भी हूँ, सेलर भी हूँ। अच्छा, .com का यूएस अच्छा। है, सही है। तो ये आज लोगों को लगता है कि यार अमेज़ॉन कोई नई चीज़ है, 2009 से मैं ये काम कर रहा था। तो इसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट का भी मैं सेलर रहा हूँ, बायर था। सूक उस टाइम पे होता था, उसका था लजार्डा। मैं हर जगह दुनिया के हर ऑनलाइन स्टोर से खरीदता था। मैंने सर्विस ली हुई थी, आज भी मेरे पास है, शॉप एंड शिप, वो एरोमेक्स की सर्विस है। तो मैं दुनिया के किसी भी ऑनलाइन स्टोर से खरीदता था, वो मेरे पास कराची में लाके घर पे दे देते थे। अच्छा, तो ये भी लोगों को आपको आज भी नहीं पता। ये आज भी नहीं पता। हालांकि एरोमेक्स इतना बड़ा ग्लोबल ग्रुप है, उसने शायद मार्केटिंग इतनी नहीं की होगी, या करी होगी तो दूसरे वर्ल्ड में की होगी, यहाँ पे नहीं कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में, कि यार ये कहाँ ही ले लेंगे बाहर से। तो मैंने वो सर्विस यूज़ करता। मेरा एक्सपोजर था इंटरनेशनल ई कॉमर्स को देखने का, एज अ सेलर, एज ए एफिलिएट। में सबका एफिलिएट भी था, सेलर भी था। तो मेरी वहाँ से जो लर्निंग थी ना, मैंने बोला यार ये अलग काम कर रहे हैं, और जिनको मैं मोबाइल और ये चीज़ें सप्लाई कर रहा हूँ ना, ये चांद के लोग हैं, ये तो अलग काम कर रहे हैं। दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है, वाई नॉट मैं इस स्पेस में पेनिट्रेट करने के लिए आ जाऊँ। पेनिट्रेशन स्पेस है, मैं आ जाता हूँ यार। तो फिर मैंने जब डिफरेंस देखा, तो पहला बेसिक डिफरेंस ये था कि वो लोग कंपनियाँ चला रहे थे इंटरनेशनली, ये लोग दुकानें चला रहे थे। ब्रांड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब यार मैं करता हूँ ये काम। फिर मैं ई कॉमर्स स्टोर बना। वैसे भी देखें, मैं जिस बैकग्राउंड पे जा रहा था, कि यार मैं जहाँ पे पढ़ रहा था, जिस यूनिवर्सिटी में था, तो वो बड़ी बर्गर यूनिवर्सिटी है कराची की भी। तो वो एक बर्गर बच्चे से आप ये नहीं कह सकते यार, हालांकि हम देसी हैं, सही है, फिर भी हम बर्गर यूनिवर्सिटी में थे। तो हमने बोला यार उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक मार्केट में बैठ के होलसेल करेगा मोबाइल फ़ोन की, सही है, गले पे बैठेगा, और हम नहीं एक्सपेक्ट करते। तो हमने बोला उसको कुछ फैंसी भी कर लेंगे, कुछ अच्छा काम होगा, तमीज़ का काम होगा। हमने ऑफिस वगैरह बनाया बड़ा अच्छा सा फैंसी सा। हमने बोला यार अच्छा काम करेंगे। फिर जाहिर है हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी और जो चीज़ें देखी हैं कि यार हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो हमने पहले दिन से ब्रांडिंग पे काम किया। देखिए आज भी लोग परेशान होते हैं कि यार ई कॉमर्स में टेंशन क्या है, क्यों नहीं चलता मेरा काम, मार्केटिंग करता हूँ। तो देखिए ब्रांडिंग सबसे कोर है। वो आपको आज फ़ायदा नहीं देती, रियल टाइम फ़ायदा नहीं देती, सही है। वो आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा देती है, सही है। वो आपको लॉन्ग टर्म लेता है, सही है। तो हमने लॉन्ग टर्म उस वक्त सोचा कि यार हम इतना लॉन्ग टर्म काम करेंगे, हम ब्रांडिंग पे काम करेंगे कि लोग जो है ना, आज मेरा डायरेक्ट ट्रैफिक 60% के आसपास है। 60% लोग आके ऊपर टाइटल बार में लिखते हैं telemart.pk और मेरी वेबसाइट पे आता है, सही है। तो वो इसलिए है क्योंकि मैंने इतने साल लगा के उस पर ब्रांडिंग की, इतने पैसे। टेलीमार्ट आपने पहले दिन से टेलीमार्ट नाम सोचा हुआ था उसका? नाम ये सोचा हुआ था, सही है। उसका कॉन्सेप्ट क्या था, लोगों को लगा ये टेलीफोन से रिलेटेड है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि एक टेलीफोन पे आपका मार्ट है, तो टेली और मार्ट, अच्छा, सही है। तो इस तरह बनाया गया था। उसका लोगो भी मैंने डिज़ाइन किया था। वो सारी चीज़ें मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक वो मुझे खुद भी क्रिएटिव वो भी फील्ड रही है, तो डिज़ाइनिंग भी करते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, एडिटिंग भी करते हैं। एडिटिंग भी फाइनल कट प्रो पे करता हूँ मैं, सही है। डिवेंची वगैरह भी फाइनल कट प्रो पे करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं कर रहा था, बिजनेस स्टार्ट किया। चैलेंजेस ज़ाहिर आएंगे, सही है। और प्लस मैंने कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया था, तो मैंने भंड भी बहुत मारे हैं, सही है। मैं सारी जितना मेरा सक्सेस है, कुछ भी मैंने ज़िंदगी में किया ना, वो सिर्फ मैं कहता हूँ एक जगह जाके मैं एक शख्स को क्रेडिट दे सकता हूँ, मेरे वाले साहब हैं, सही है। क्योंकि उन्होंने मुझे आज तक ये नहीं बोला यार अहमद ये क्या बेवकूफ़ी है, उन्होंने मुझे रोका नहीं, सही है। उन्होंने बोला यार उड़ने की ट्राई कर रहा है, गिरेगा 4 दफ़ा, 4 गलतियाँ होंगी, नुकसान भी होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। उन्होंने बोला कर लो यार काम, सही है। और फादर आपके साथ डायरेक्टली इस बिजनेस में इंटर नहीं। थे या सिर्फ आप बिल्कुल ही सोलो? वो उनका कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कोई मसला हो पूछ लेना, अच्छा, सही है। वो वाला हिसाब था। और वो रिटायर हो गए? वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे, वो बिजनेस का पार्टी नहीं है, सही है। हमने उनको क्या किया, हमने बोला यार जब अगर आपके जवान बच्चे हों, सही है, तो आपको क्या ही ज़रूरत है बाप को काम करने की, आपको तो अय्याशी करनी चाहिए यार। आपने क्यों इतने बड़े बड़े बच्चे क्यों पैदा किए, आपने सिखाया है, आपने सारी चीज़ें की है ना, ट्रेन किया उनको, तो उनकी ट्रेनिंग है ना हमारी जो काम आ रही है हमें। और फिर कोई मसला होता है, कोई मशवरा करना होता है, पूछ भी लेते हैं, जाहिर सी बात है। दुआओं का भी कहते हैं यार, दुआएं भी क्या करो हमारे लिए। तो उन्होंने एक ओपन एंड दिया, हमने काम स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह काम चलता गया। 2015-16 में पहली रिकग्निशन मिली। ये आज जो मार्केटिंग की बातें कर रहे होते हैं लोग कि यार मार्केटिंग हम 20 लाख रुपए स्पेंड करते हैं महीना, मैं 2014 में 10 लाख रुपए महीना स्पेंड करता था फेसबुक पे। मैं फेसबुक के टॉप स्पेंडर्स में से था, सही है। फेसबुक ने खुद मुझे रीच आउट किया और बोला यार आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। मेरा रीज़न क्या है, कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो ये रीज़न है। तो उन्होंने मुझे उस टाइम 2015 में मेरा फेसबुक का पहला पेज था जो वेरीफाई हुआ था, ई कॉमर्स डोमेन का पहला पेज वेरीफाई हुआ था, वो टेलीमार्ट का था। क्योंकि मुझे फेसबुक ने बोला क्या चाहिए, मतलब वेरीफाई करते पेज यार। मैंने पहली चीज़ उसको ये बोली थी, कह रहे यार ये कोई बात ही नहीं है, आप कोई और काम बोलो यार, सही है। तो मैं उस टाइम से मार्केटिंग की चीज़ें की,
इसके बाद रिटेल अटैच किया, सही है, बिकॉज वी अंडरस्टूड के ई कॉमर्स इज़ नॉट एवरीथिंग, सही है, रिटेल इज़ द बिग थिंग, सही है। और रिटेल एक ऐसी चीज़ है कि डोमिनेट करती है और हमेशा डोमिनेट करेगी, कभी ई कॉमर्स उसको टक्कर नहीं दे क्योंकि सकता। 3% ऑनलाइन बाइंग है, 97% पाकिस्तान में रिटेल है, ये ऊपर जाएगी 10-15% भी चली जाए तो 85% रिटेल है। मैं कहता हूँ 15% जाने में उसको 7-8 साल लगेंगे शायद, या 10 साल लगेंगे। 10 साल लगे। उसी में मेरा इंपॉर्टेंट अगला आगे क्वेश्चन था, लेकिन आपने अभी ही उसको डिस्कस कर लिया। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं या जो ई कॉमर्स कर रहे होते हैं हम, वो ये समझते हैं कि यार ई कॉमर्स में बस प्रोडक्ट्स उठाओ, ऑनलाइन बेचते जाओ और उसी में से प्रॉफिट्स निकालते जाओ और इसी को बड़ा करते जाओ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट, और जो ये मैं भी समझाता हूँ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तो सिर्फ बताता हूँ, मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है कि रिटेल कैसे होता है, फ्रेंचाइज कैसे होता है। तो इस पे थोड़ा सा आपने ना हमें डिटेल में, मेरे लिए भी ज़रूरी है समझना कि रिटेल में एक तो ज़रूरी कैसे है, लोकेशंस कैसे सिलेक्ट करते हैं और कब इंटर होना चाहिए, और इससे कंपनी की वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और उसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, और आपका एक्सपीरियंस पहले रिटेल स्टोर से, क्या आपने बिजनेस प्लान बनाकर उसको लॉन्च किया और उसका रिजल्ट कैसे आया और कैसे उसको सर्वाइव कैसे करते हैं? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 29 स्टोर हो गए हैं 21 शहरों में, माशाल्लाह। एक और 29 स्टोरों को चला कैसे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा। बिल्कुल सही। देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अपनी पहली रिटेल आउटलेट खोली थी 2015 में। अच्छा, 15 में? मैंने 14 में कंपनी लॉन्च की है, 15 में मैंने आउटलेट खोल ली थी। अच्छा। सही है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था खोलने का। मेरे वालिद साहब का एक्सपीरियंस है मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन का, रिटेलिंग का, वो उनका है, मेरा नहीं है। मैंने उनसे 4 बातें सीखी हैं, सही है, लेकिन मैं उस चीज़ को आज इंप्लीमेंट नहीं कर सकता किसी से सीख के। तो मैंने क्या बोला, मैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले लेता हूँ रिटेल का। अच्छा। मैंने 2015 में आउटलेट खोल दी, और मैंने आउटलेट खोली सदर में, जो कराची में सबसे बड़ी मार्केट है, मोबाइल मार्केट। वहाँ पे मैंने एक मोबाइल आउटलेट खोली, मोबाइल और गैजेट्स वहाँ पे बेच रहे थे, टैबलेट वगैरह सारी चीज़ें। और इसके बाद हमने क्या किया, वो कंपनी आउटलेट थी, आज भी वो मौजूद है। अच्छा। वो कंपनी आउटलेट इसलिए बनाई गई, हमने बोला यार हम इससे लर्न करते हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। हमने लर्न किया। इसके बाद हम पैरेलल ई कॉमर्स से ब्रांडिंग कर रहे थे पागलों की तरह। तो जब ब्रांडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रिटेल सीख रहे हैं। राइट टाइम मुझे लगा 2018 का एंड, मैंने बोला यार अब मेरी ब्रांड गुडविल कुछ अच्छी है, कोई चाहेगा मुझसे फ्रेंचाइज लेना, सही है। मैं खिलाफ हूँ कंपनी आउटलेट्स के, मैं आपको बताता हूँ, सही है, एक आधी होनी चाहिए आपकी, अच्छा। फॉर लर्निंग पर्पस। उसका रीज़न क्या है, देखें, जब कंपनी ओन्ड आउटलेट खोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे डोमेन में, सही है, एक आउटलेट जो है ना उस पर 1 करोड़ रुपये का माल पड़ा होता है, ऐसे ही। सही है। मुझे अगर 100 आउटलेट करनी है, मुझे 100 करोड़ रुपये चाहिए सिर्फ फंसाने के लिए वहाँ पे, सही है। अगर मैं 100 करोड़ रुपये वहाँ फंसा रहा हूँ, मेरी कैपिटल कितनी ज़्यादा वहाँ पे वो इंजेक्ट हो रहा है। प्लस सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है, आपने एक आउटलेट खोलना है, लाइशा की शायद 4 आइटम ऊपर नीचे हो भी जाएंगे ना, तो आप बोलेंगे चलिए यार 2-5 हज़ार का नुकसान हो जाओ, मेरा वहाँ एक भी इधर उधर हो गया ना तो मुझे लाख रुपए की चमाट आएगी। तो वो है कि वहाँ पे आपको टेंशन है कि यार लोग ऊपर नीचे कर देंगे, इनवॉइसिंग, क्योंकि वो वो तो देसी मेंटालिटी भी है रिटेल पे, एक तो ये भी मसला है, ऊपर से वहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा है। रिटेल करना लेकिन ज़रूरी है, तो ये आपने 3% और 97 का वो दिया। मैं आज भी कहता हूँ 2% से नीचे जो है आपका ई कॉमर्स है, मैं आज भी उस बात पे कायल हूँ। तो इसका मतलब ये है कि 98 भी आप गिन लें, अगर ई कॉमर्स हो रहा है, ओ रिटेल हो रहा है, तो आप रिटेल को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। जितने बड़े ब्रांड हैं, देखिए ब्रांड की गुडविल किस तरह बनती है, मैं वैल्यूएशन पे भी आऊँगा, सही है। ब्रांड की गुडविल उस तरह बढ़ती है कि जब वो रिटेल प्रेजेंस हो उसकी। खाड़ी आपके सामने इतना बड़ा हो गया है, अगर खाड़ी ऑनलाइन स्टोर होता है इतना बड़ा होता, कभी नहीं होता। उसके जो लेविश स्टोर्स है ना, उसने उसको बड़ा किया है। गुल अहमद पहले भी गुल अहमद था, सही है, गुल अहमद ने आइडियाज़ बनाया, स्टोर्स बनाए इतने बड़े बड़े, तो जाके वो गुल अहमद आइडियाज़ बाय गुल अहमद बनाए वो, वरना गुल अहमद जो है होलसेल में थान के थान बिकते थे वो। तो मेरे हिसाब से अगर आपने मुझे इस पे, मेरी जो डेफिनेशन है उसको आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है मेरे से, तो आप मुझे उसके ऊपर ठीक कीजिएगा। मुझे ये लगता है कि कस्टमर का जो ट्रस्ट होता है वो भी आपकी रिटेल आउटलेट्स के बाद इंक्रीज होता है, क्योंकि जब आते जाते सबकॉन्शियसली आपकी वो शॉप्स देखते हैं ना, आपके रिटेल स्टोर्स देखता है, और फिर जब आप उसको ऑनलाइन एड्स दिखाते हो या ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट दिखाते हो, तो उसका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है कि भाई ये ब्रांड, वो ये नहीं कहता ये दुकान मैंने कहीं देखी, ये ठेला की, ये ब्रांड मैंने कहीं पे देखा हुआ है, वो ट्रस्ट की बेसिस पे लेता है। मैं आपको देखिए चीज़ बताता हूँ, मेरा एक बिलीफ है, 2 चीज़ें हैं, 2 रीज़न होते हैं किसी मुल्क में ई कॉमर्स चलने या ना चलने के, ट्रस्ट एंड प्राइस, सिर्फ 2 चीज़ें, सही है। बाकी चीज़ें हैं वो अलग आती हैं, ये माइंड सेट पे सिर्फ 2 चीज़ें, ट्रस्ट है और प्राइस है। प्राइस है, ऐसे ही।
ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैंने बोला मैं रिटेल स्टोर्स बनाऊंगा, जो आपने बात की सही है कि मैं कहीं दिखूंगा ना, अगला बोलेगा ये ब्रांड है, ब्रांड है, इससे गलती हुई ना अगर ऑनलाइन स्टोर से, जो कि होती हैं सही है, होती हैं, अमेजोन से भी होती हैं, ऐसे ये भंड होगा ना तो मैं उसको आउटलेट से आके पकड़ लूंगा, ये कहीं भागने नहीं वाला सही है, क्योंकि एक वेबसाइट पे सिर्फ एक एड्रेस आ रहा है, आप उससे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो मतलब मैं आउटलेट्स बनाऊंगा, तो ट्रस्ट यहाँ से। प्राइस मुझे पता है कि यार मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर का भी एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मुझे कहाँ से खरीदना है, कौन सी चीज़ कितनी किस जगह से सही रेटों में मिलती है। मैं हुई कराची का सही है, मैं अगर इस्लामाबाद का होता तो मेरे लिए टेंशन था ना कि यार मैं कहाँ से परचेज करूँ, क्योंकि पोर्ट चीज तो कराची है, तो मुझे पता है खरीदना कहाँ से। तो मैं प्राइस और ट्रस्ट दोनों को काउंटर करते हुए जा रहा था, जब आप ये दोनों चीज़ों को काउंटर करते हुए जाएंगे ना तो आप एक अच्छा सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर बन सकते हैं। बात आती है वैल्यूएशन की, आपने बोला यार ये वैल्यूएशन का क्या गेम हो जाता है, तो अगर आप इस पर बात करें ना, देखिए रिटेल जो है ना, रिटेल पर आपको मल्टीपल नहीं मिलता। इफ़ यू आर अ रिटेल ब्रांड आपको मल्टीपल नहीं मिलता। अगर मैं कहूँ ना कि यार मेरी रिटेल की फॉर एग्जांपल 20 करोड़ की सेल है, 30 करोड़ की सेल है महीने की, सही है, साल के इतने करोड़ बन जाते हैं, तो इन्वेस्टर कहेगा अच्छा 2 हिस्सों में तोड़ दो अपनी सेल को। ई कॉमर्स में मैं तुम्हें मल्टीपल दे सकता हूँ, क्यों मल्टीपल का मैं आपको सेंस बनाता हूँ। जो रिटेल होता है ना वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब रिटेल की अगर 1 करोड़ की सेल एक महीने की, सही है, एक आउटलेट की, तो अगले महीने कैसे ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा थोड़ी होगी, वो तो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ ही चलती रहेगी, उसमें ऊपर नीचे आगे पीछे वहीं खड़ा रहेगा। वेयरएज ई कॉमर्स क्या है, मैं मार्केटिंग में पैसे मारूंगा, मेरा पागलों की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए ई कॉमर्स में मल्टीपल मिलता है, रिटेल में मल्टीपल नहीं मिलता। लेकिन दोनों सब मैंने एक तो ट्रस्ट के लिए बनाई, सही है, दूसरी चीज़ मुझे पता है पूरी मार्केट तो वहीं घूम रही है, सही। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, इसमें मैंने बोला यार कि मुझे ट्रस्ट मिल रहा है, मुझे प्राइस मिल रही है, मुझे सेंस बना रहा है, प्लस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ई कॉमर्स का देखिए बायर चांद से तो नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, वो रिटेल के कस्टमर है जो आएगा, ऐसे ही है। सही। तो मैंने बोला यार मैं अपनी आउटलेट्स खोल के रिटेल के कस्टमर को खुद अपलिफ्ट कर देता हूँ। मेरी आउटलेट पे आप जाते हैं ना तो मैं उसको फिजिकल आउटलेट नहीं कहता, मैं उसको डिजिटल आउटलेट्स कहता हूँ। उसका रीज़न है कि उसमें डिजिटल का एलिमेंट है पूरा। आप जाएंगे तो आपको एक फुल साइज एलईडी मिलेगी जिस पे वेबसाइट चल रही होगी, तो उसकी वर्चुअल इन्वेंट्री भी है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को लाया कि यार कस्टमर फिजिकल पे आ रहा है, वहाँ से हमने उसको रिटेल से अपलिफ्ट किया और हम कहते हैं डिजिटल भी सर घर से खरीद लेना, कोई टेंशन नहीं, हम आपको पहुँचा देंगे। आउटलेट्स को ही बोलते हैं कि भाई तुम अपने कस्टमर को बोल रहा सर वहाँ से आप बता दें खरीद लें, हम आपको डिस्काउंट पे दे देंगे। तो आउटलेट्स भी कहीं से कट ऑफ नहीं हो रही बीच में। प्लस फ्रेंचाइजिंग मॉडल में बेनिफिट ही हो जाता है कि कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। अब मुझे कल को 1000 स्टोर करना है, अल्लाह ने चाहा तो मेरी पूरी चाहत है कि मैं 1000 2000 स्टोर करूं, क्योंकि मैं जिन केस स्टडीज़ को फॉलो करता हूं उनके 3-3 हज़ार स्टोर्स हैं अपने मुल्कों में, सही है। वियतनाम जैसे मुल्क में एक जिसको मैं फॉलो करता हूं रिटेल पे, उसके वियतनाम में 3000 स्टोर है, 12.5 करोड़ लोग हैं, सही है वियतनाम में। अगर 12.5 करोड़ पे 3000 स्टोर है उसका, तो मेरे 6000 बनते हैं, सही है। मेरे तो 6000 स्टोर में चाहिए, 25 करोड़ हैं आप तकरीबन लोग, तो मैं बोलता हूँ 6000 नहीं तो मैं 1000-2000 तो कर ही सकता हूँ। तो अगर मुझे 1000-2000 स्टोर करना है तो मैं कैपिटल इंटेंसिव तो रह ही नहीं सकता ना, मैं कंपनी ओन कैसे बनाऊँ स्टोर्स, सही बात। तो मैं बोलता हूँ फ्रेंचाइज पे जाऊँगा। और फ्रेंचाइज में हमने क्या किया, जो लर्न किया ना 2015 से 2018-19 तक, और आज भी वो कंपनी आउटलेट चल रही है, आज भी हम ट्रेंड लर्न करते हैं। हमें पता होता है कौन सा महीना स्लो है, कौन सा महीना तेज़ है, क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, वो सारी चीज़ हमें ट्रेंड पूरा पता होता है। तो हम फ्रेंचाइज को उस हिसाब से गाइड कर सकते हैं ताकि उसको नुकसान ना हो। तो फ्रेंचाइज मॉडल में आप ये बताएं कि अगर आपको 29 आउटलेट्स हैं तो इसमें आपकी लोकेशन, आपकी ब्रांड और इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए रिटेल आउटलेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी लोकेशन होती है। हमें कितने लोग ऐसे होते हैं, अब मेरे पास एप्लीकेशन टिका के आती हैं हर रोज़ कि मुझे फ्रेंचाइज चाहिए आपकी, हम हर किसी को सेलेक्ट नहीं करते। अच्छा, सही। उसका रीज़न क्या है कि मैं देखिए मैं काट नहीं रहा हूँ किसी को बैठ के कि मैंने काट दिया आज फ्रेंचाइज फी आ गई पैसे बना लिए मैंने, मुझे नहीं करना। तो दिखाते जाओ लगाते जाओ। मैंने इतनी लोकेशन, मैं वरना आज चाहता तो शायद मेरी 100 लोकेशन होती, अगर मैं इसी तरह दे रहा होता उससे ऊपर होती शायद। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि हर उस सेंसेबल बंदे को जो मेरा ब्रांड नेम कैरी कर सके और जो पैसे बना सके, सही। क्योंकि अगर वो पैसे नहीं बनाएगा ना वो आउटलेट बंद करेगा। देखें आपने फ्रेंचाइज खोली, मैंने बोला यार अली ने चलाई फ्रेंचाइज, चलाई 6-8 महीने साल बाद बंद कर दी, सही है, उसने पैसे भी नहीं बनाए। अब जो साल बाद बंद हो गई ना, आप हो सकता है 1-2 साल बाद आप भी भूल जाएं कि यार चलो सीखा ना मैंने कुछ, लेकिन जो मेरे लिए मेरे नाम का नुकसान है ना वो सबसे बड़ा है। सही बात कि यार मेरी वो लोग कहेंगे टेलीमार्ट की आउटलेट खुलती है बंद हो जाती है, खुलती है बंद हो जाती है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि यार मैं सेंसिबल मॉडल पे काम करूं। हम उसको वेट करते हैं, उसकी लोकेशन को वेट करते हैं, देखते हैं उसके आसपास इलाका कौन सा है, किस तरह का है, जो सेल्समैन जो बात कर रहा है उसका प्रायर एक्सपीरियंस है नहीं है, अगर नहीं है तो क्या वो ऐसे किसी बंदे को हायर कर सकता है जिसका प्रायर एक्सपीरियंस हो। फिर हमारे पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, हम उसको सिखाते हैं सारी चीज़ें
कि टेलीमार्ट ये है, तुम्हें इस तरह बात करनी है, तुम्हें इस तरह ये सारी चीज़ें करनी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम डिस्टर्ब करें इस मार्केट को ना, क्योंकि जो मोबाइल रिटेल है वो बड़ा देसी काम है। सही है, उसी देसी काम को मैं अपलिफ्ट करके लेके जा रहा हूँ, मैं बड़ा उसको बर्गर बनाया हुआ है कि हम यूं चलाएंगे आपके आउटलेट, तो ऑटोमेटिक आप एक ब्रांड बनते हैं। हम इस्लामाबाद बैठे हैं, मेरी गीगा मॉल में भी है, मेरी ब्लू एरिया में भी है, अल्लाह ने चाहा तो तीसरी भी खुल रही है इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, पिंडी में भी हमारे पास है, DHA में। तो हम इस तरह अपलिफ्ट करते हुए जा रहे हैं लोगों को, और उनकी एक एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं, और प्लस हम उनके साथ मुस्तकिल जो मतलब फ्रेंचाइज के ग्रुप बने होते हैं उसमें हम जैसे लोग भी होते हैं। तो अगर 29 ग्रुप बने हुए उनमें हम हैं, सही है, 29 ग्रुप में कोई इशू आता है, कोई भी चीज़ आ रही है, उनको जवाब, क्योंकि वो डे एंड पे मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज इस तरह है जिस तरह आपका बच्चा होता है। सही बात है। सही, आपके मातहत है वो चीज़। सही, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसको कोई इशू आ रहा है ना, तो डे एंड पे हमें फ़ौरन उसको जवाब देना है, वरना वो क्या करेगा, बंद कर देगा। तो हम उसको ये कहते हैं हम आपसे ज़्यादा सोचेंगे आपके बारे में। मैं फ्रेंचाइज को ये कहता हूँ आपसे ज़्यादा हम सोचेंगे आपके बारे में कि आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आपका नुकसान हुआ ना,